दोस्तों, इंग्लिश कन्फ्यूजिंग वर्ड्स थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपको वेलकम कहता हूँ। पार्ट नंबर 2 में हम इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स फिर से देखेंगे जो कि हमें बोलते हुए या सुनते हुए कंफ्यूज करते हैं और जिनकी वजह से हम फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते। अगर इनका डिफरेंस हमें पता हो, यूजेज पता हो, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो है डिसीजन और डिवीजन। डिसीजन का मीनिंग होता है जी फैसला, डिसाइड करना, फैसला, डिसीजन। जबकि डिवीजन होता है डिवाइड करना, किसी चीज़ को, मतलब कोई चीज़ है तो उसको डिवाइड कर देना, जिस तरह 4 को 6 से डिवाइड करना। या फिर इसका मीनिंग होता है विभाजन। ठीक है जी, मैं लिख देता हूं विभाजन। चलें अब इनके सेंटेंसेस बनाते हैं। जिससे मैं कहता हूं आई हैव ऑलरेडी टेकन अ डिसीजन, कि मैं पहले ही फैसला कर चुका हूं, या माई डिसीजन इज फाइनल, मेरा फैसला फाइनल है। और डिवीजन kids find the concept of division difficult. Yeah, kids find it difficult to understand the concept of division, कि बच्चे जो होते हैं उन्हें डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल लगता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि डिसीजन का मीनिंग होता है फैसला, डिवीजन जो होता है डिवाइड करने को कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड है जो वो है अफेक्ट एंड अफेक्ट। ठीक है जी, अफेक्ट और अफेक्ट। पहले इफेक्ट, EFFECT इफेक्ट कहलाता है, और AFFECT अफेक्ट जो होता है वो अफेक्ट कहलाता है। अब इफेक्ट जो है वो होता है असर, यानी कि जो रिजल्ट है, और अफेक्ट असर करना। ठीक है जी, वही चीज़ कि एक वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है अफेक्ट, असर करना, जबकि एक है आप सिंपली यूज़ करते हैं कि उसका एंड रिजल्ट क्या है, अफेक्ट क्या है। तो इफेक्ट का मीनिंग है जी प्रभाव, और अफेक्ट है प्रभावित। ठीक है जी, इफेक्ट प्रभाव या असर, अफेक्ट प्रभावित या असर करना। जिसे हम कह सकते हैं द क्रेडिट क्रंच has an effect, या had an effect on our company, कि क्रेडिट क्रंच की वजह से हमारी कंपनी पर असर पड़ा था, असरअंदाज हुई थी, एंड रिजल्ट था अफेक्ट हुआ था, इफेक्ट। इसी तरह हम अफेक्ट को यूज करते हैं तो हम कहेंगे द वायरस
affected the whole population, कि वायरस ने पूरी पॉपुलेशन के ऊपर असर किया, वायरस पूरी पॉपुलेशन के ऊपर असर अंदाज हुआ, प्रभावित हुआ। ठीक है जी, तो इफेक्ट का मीनिंग है प्रभाव, असर, और अफेक्ट का मीनिंग होता है प्रभावित या फिर असर करना। इसी तरह एक चीज हम जो है सिंबल्स यूज करते हैं दो इंग्लिश में, एक होता है ई, आपने देखा होगा, और एक होता है आई। और अक्सर लोग जो होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ई जो है फॉर एग्जाम्पल के लिए यूज होता है, और आई का मतलब होता है सच एज, जैसा कि, यानी कि ई जो फॉर एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म है, उसका मतलब है मिसाल के तौर पे, जबकि आई का मीनिंग है जैसा कि। ये दोनों हम एग्जाम्पल्स देने के लिए अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं। जिससे हम कह सकते हैं देयर आर मैनी confusing words in English. For example, affect and effect. कि अंग्रेजी में बहुत से confusing words हैं, मिसाल के तौर पे affect और effect। इसी तरह डेट इज को हमने यूज करना है तो हम कहेंगे, इसी चीज को यूज कर लेते हैं, देयर आर मैनी कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश, डेट इज दे कंफ्यूज अस। अब यहाँ पे डेट इज का मीनिंग है कि जैसा कि वो हमें कंफ्यूज करते हैं, कि मैंने कहा कि इंग्लिश में बहुत से कंफ्यूजिंग वर्ड हैं, यानी कि वो हमें कंफ्यूज करते हैं। डेट इज का ये भी मीनिंग होता है यानी कि, जैसा कि, यानी के लिए भी यूज हो सकता है। तो हमने देखा कि ई जो होता है वो फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, की शॉर्ट फॉर्म है, जबकि आई जैसा कि, यानी कि की शॉर्ट फॉर्म है। अब एक और एग्जाम्पल वर्ड्स है हमारे पास, आइदर और नाइदर। कुछ लोग इसको ईदर और नीदर भी कहते हैं। तो आइदर का मीनिंग होता है कोई भी, ठीक है जी, कोई भी, जबकि नाइदर का मीनिंग होता है कोई भी नहीं, नाइदर दिस नॉट दैट, कोई भी नहीं। और आमतौर पे नाइदर जो है उसके साथ हमने नॉर को हमेशा यूज करना होता है, ठीक है जी, नाइदर उसी वक्त यूज होते हैं। जिससे हम कहते हैं देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, either he is coming or he is not coming। तो अब देखें, जब हमने either यूज किया तो हमने और का यूज किया है, कि या तो वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो वो आ रहा है, either कोई भी, मतलब इनमें से दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। either यानी कि इनमें से दो हैं, he is coming, वो आ रहा है या नहीं आ रहा, जबकि नाइदर कोई भी नहीं। जैसे मैं कहता हूँ, आप कहते हैं यार कॉफ़ी पिएगा या चाय पियोगे, मैं कहता हूँ आई डोंट ड्रिंक, या ऐसा मैं कह देता हूँ कि नाइदर कॉफ़ी नॉर टी,
neither coffee nor tea. Would you like to have a cup of coffee or a tea? Neither coffee nor tea. I would like to have a glass of juice. कि कॉफ़ी भी नहीं, चाय भी नहीं, मैं जूस का ग्लास पीना पसंद करूँगा। तो दोस्तों हमने देखा कि आइदर जो होता है कोई भी, या के मीनिंग में यूज़ होता है नाइदर जो होता है कोई भी नहीं, इन दोनों में से कोई भी नहीं। और आइदर के साथ हम ज़्यादातर और यूज़ करते हैं और नाइदर के साथ नॉर यूज़ किया जाता है। अब एक और जो कंफ्यूजिंग चीज़ होती है, कुछ लोगों को कंफ्यूज करती है, वो है जी आपका वर्ड एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। तो हमारे पास वर्ड्स हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। दोनों एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होते हैं, जॉब से रिलेटेड होते हैं, नौकरी से रिलेटेड होते हैं। एम्प्लॉयर जो है नौकरी देने वाले को कहते हैं, जिसने दूसरों को नौकरी दी हो, एम्प्लॉय किया हो लोगों को, उसको एम्प्लॉयर कहते हैं। और एम्प्लॉय नौकरी करने वाले को कहते हैं। ठीक है जी, जिसका एम्प्लॉयर जो हो गया नौकरी देने वाला, मालिक, और एम्प्लॉय हो गया नौकर, नौकरी करने वाला। जिससे मैं आपसे पूछ सकता हूँ हु इज़ योर एम्प्लॉयर। अब ये एंटिटी कोई भी हो सकती है। एम्प्लॉयर आपका एक बैंक जिसका हो गया, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जब हम एम्प्लॉय की बात करें, या फिर एक बंदा भी हो सकता है छोटी जॉब्स, छोटे जिस सेटअप्स में। तो मैंने पूछा कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, यानी कि आप कहाँ काम करते हो, इसका भी पूछ सकते हैं। वेयर डू यू वर्क के बजाय हु इज़ योर एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉय के लिए हम कह सकते हैं वी हैव गॉट, वी हैव 20 employees in this branch office, कि इस वाले ब्रांच ऑफिस में हमारे पास 20 बंदे हैं। तो हमने देखा कि एम्प्लॉय जो होता है नौकरी देने वाला, और एम्प्लॉय जो होता है नौकरी करने वाले को कहा जाता है। आगे चलते हैं डिफरेंस देखने के लिए। जैसे कि हमारे पास कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो सकते हैं एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। ठीक है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट तो मैं कर चुका हूं, अब मैं कर रहा हूं एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट। ठीक है जी, एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट। एक्सपेक्ट कि मेरी एक्सपेक्टेशन तुमसे बहुत ज़्यादा है, कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस से निकला है कि आप जिस तरह कोई बाप अपने बेटे को बुला के कहते हैं मैं तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। टीचर स्टूडेंट को कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। जबकि एक्सेप्ट होता है इसके अलावा, किसी चीज़ को हम कहेंगे इसके अलावा, तुम्हारे अलावा सब लोग थे। तो हमने देखा कि एक्सपेक्ट जो है उम्मीद, कि मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, में यूज़ करेंगे किस सेंस में। और एक्सेप्ट के सिवाय, के अलावा। जैसा मैं कह सकता हूँ आई एक्सपेक्ट a lot from you, कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा, मेरी उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ, मैं आपसे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा हैं। जबकि एक्सेप्ट
के लिए हम कह सकते हैं ऑल पीपल वर देयर एक्सेप्ट हिम, कि वहाँ पर उसके अलावा, उसके सिवाय हर कोई था। कोई मीटिंग थी शायद जिस उसमें, तो उसके अलावा हर कोई था। तो देखा दोस्तों, हमने देखा कि एक्सपेक्ट का मीनिंग होता है उम्मीद, एक्सपेक्टेशन से निकला है, जबकि एक्सेप्ट का मतलब होता है सवाए। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास अगले वर्ड कौन से हैं जी। फॉर एंड सिंस, खासतौर पे जब हम टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है कि हमने फॉर को कब यूज़ करना है और सिंस को कब यूज़ करना है। इनका मीनिंग यही होता है कि से, मैं इतने बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने ये कहना है कि मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो फिर मैं फॉर को यूज़ करूँगा। जैसा कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। ठीक है जी, क्या चीज़ आ गई है, तंग करिए है। खिड़कियाँ खोलने का नुकसान यही होता है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जब हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बताते तो हम फॉर यूज़ करते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट टाइम बता दें तो फिर हम सिंस यूज़ करते हैं। इसी चीज़ को अगर मैं कहूँ कि मैं 2 बजे से या लेट सपोज 4 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो फिर मैंने एग्जैक्ट टाइम बता दिया है, तो इसलिए सिंस यूज़ होगा। चाहे मैं 2 घंटे से कर रहा हूँ क्योंकि अब 6 बज रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यार मैं तुम्हारा 4 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो फिर हम सिंस यूज़ करेंगे। जब हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बताते, या मैं तो यार 2.5 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो फिर फॉर यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो इसी चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 4 o'clock। तो फॉर और सिंस हम दोनों टाइम के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बताते, और सिंस उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम एग्जैक्ट टाइम बता देते हैं। यानी कि अगर सुनने वाले ने खुद अंदाज़ा लगाना है तो फॉर, टाइम कब से कर रहा है, लेकिन अगर बताने वाला टाइम बता दे तो फिर हम सिंस यूज़ करते हैं। एक और कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो हमको कंफ्यूज करते हैं वो है हार्ड और हार्डली। हार्ड होता है सख्त, ठीक है जी, कोई चीज़ हार्ड हो तो उसको कहते हैं सख्त, हार्ड। हार्डली होता है बामुश्किल, मुश्किल से। तो लिखते हैं जी सख्त, मजबूत। हार्डली मुश्किल से, बामुश्किल। जिससे हम कह सकते हैं कि, और हार्ड का मतलब भी मुश्किल होता है, जिससे मैं कह सकता हूँ कि दिस कोर्स इज़ वेरी हार्ड, दिस डिग्री इज़ वेरी हार्ड, कि ये डिग्री बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, या फिर दिस आयरन रॉड इज़ वेरी हार्ड, कि ये जो लोहे की सलाख है ये बहुत ज़्यादा सख्त है। तो दोनों सूरतों में हम यूज़ कर सकते हैं हार्ड को, मुश्किल की सूरत में और सख्त की सूरत में। और हार्डली जिससे मैं कहूँ कि यार कि आप कहते हो यार तूने 2 बजे आना था, टाइम देख, मैं कहता हूँ यार 10 मिनट तो मुश्किल से लेट हुआ हूँ, उस सूरत में हम हार्डली यूज़ करेंगे। जिस तरह आई एम हार्डली 10 मिनट्स लेट। इतना क्यों चीख रहे हो, आई एम हार्डली 10 मिनट्स लेट, मैं मुश्किल से 10 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ।
तो दोस्तों हमने देखा कि हार्ड का मीनिंग होता है सख्त या मुश्किल, जबकि हार्डली हम कहते हैं मुश्किल से। हार्डली इतने मिनट, हार्डली में यार मेरे पास कुछ 1000 रुपये कम थे वरना मैं गाड़ी ले लेता। हार्डली उस वक्त हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं उनमें है हियर और लिसन। लिसन टू मी केयरफुली यानी कि मेरी बात गौर से सुनो। दोनों सुनने से रिलेटेड चीजें होती हैं। हियर होता है सुनना और लिसन होता है सुनो, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। जिससे मैं कहता हूं कि आई हर्ड देम टॉकिंग, आई हर्ड देम टॉकिंग अबाउट यू, कि मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बात करते हुए सुना। हर्ड सुना, लिसन होता है गौर से सुनना, गौर से सुनो। जिससे मैं कहता हूं लिसन टू मी केयरफुली। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो सुनने के लिए होती हैं, लेकिन हेयर होता है इधर से सुन लिया, सुनते हुए सुन लिया, आवाज़ सुन ली। लिसन होता है गौर से सुनना, लिसन टू मी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हियर और लिसन के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं ही इज, ही इज, ठीक है, और हिज में। अब हीज जो है वो ही इज या फिर ही हैज की शॉर्ट फॉर्म होता है, जबकि हिज होता है उसका। ठीक है, ही इज, ही इज यानी कि वो है, उसके पास है। ही हैज अ न्यू कार। जबकि हेज का मीनिंग होता है उसका। जिससे मैं कहता हूं ही इज हेयर, वो यहां पर है, या फिर हेज आ न्यू कार, उसके पास एक नई गाड़ी है। या फिर हम अगर इस तरह कहते हैं कि हिज कार इज गुड, उसकी गाड़ी अच्छी है, तो फिर हम हिज को यूज करते हैं। तो हिज जो है वो है, उसका है, उसके पास है। जिस तरह ही हैज, ही इज हियर, ही हैज रीच्ड, ही हैज अ न्यू कार, उस वक्त यूज करेंगे। जिस तरह हम कह सकते हैं हिज कार इज गुड, हिज डॉग इज बिगर, कुछ भी कह सकते हैं। तो उस वक्त हम फिर हिज को यूज करेंगे। अब एक चीज होती है हाउ डू यू डू सैल्यूटेशन, और उसी से रिलेटेड होता है हाउ आर यू, और आमतौर पे हम हाउ आर यू यूज करते हैं कि आप कैसे हैं। अब हाउ डू यू डू जो है उसका भी मीनिंग होता है आप कैसे हैं, लेकिन ये फॉर्मल सैल्यूटेशन है। यानी कि जब आप मीटिंग के लिए जाएं, जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं, तब आपसे ये पूछा जाता है हाउ डू यू डू, और इन यानी कि इसका मीनिंग यही होता है फॉर्मल सैल्यूटेशन है, आप कैसे हैं। रफली मीनिंग इसका ये होता है। और हाउ आर यू का भी मीनिंग होता है आप कैसे हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल सैल्यूटेशन होती है। आमतौर पे हम पूछते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ठीक है, अब देखें इनका जवाब डिफरेंट होता है। अगर आपसे कोई पूछे हाउ डू यू डू, तो उसका जवाब होगा हाउ डू यू डू। कोई पूछे तो जवाब क्या होगा
हाउ डू यू डू। बस अब ये अंग्रेज़ी है, इसको आपने याद रखना है कि इसका जवाब भी कोई कहे हेलो मिस्टर ABC हाउ डू यू डू, तो आप कहेंगे हेलो मिस्टर XYZ हाउ डू यू डू। तो हाउ डू यू डू का जवाब भी हाउ डू यू डू होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आप कहेंगे आई एम फाइन थैंक यू, हाउ अबाउट यू। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं। हाउ आर यू, तो इसका जवाब क्या होगा, आई एम फाइन थैंक यू, हाउ अबाउट यू, हाउ आर यू। तो हमने देखा कि हाउ डू यू डू और हाउ अबाउट यू और हाउ आर यू दोनों आप कैसे हैं के लिए यूज़ होती है, लेकिन हाउ डू यू डू फॉर्मल सिचुएशन में यूज़ होती है और उसका जवाब भी हाउ डू यू डू होता है, जबकि हाउ आर यू इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज़ होती है, उसका जवाब होता है आई एम फाइन थैंक्स, आई एम फाइन थैंक यू। हाउ आर यू फॉर्मल सिचुएशन में भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश में हाउ डू यू डू को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब एक पेयर ऑफ वर्ड्स हैं इम्प्रूव और इम्प्रोवाइज। इम्प्रूव का मीनिंग जी होता है कि मतलब कोई चीज़ में अच्छाई लेके आना, इम्प्रूव करना, जिस तरह अपनी इंग्लिश को हमने इम्प्रूव करना है, बेहतर बनाना, उस वक्त हम इम्प्रूव को यूज़ करते हैं। जबकि इम्प्रोवाइज का मतलब होता है कि बगैर तैयारी के परफॉर्मेंस करना। ठीक है, इम्प्रूव होगा बेहतर करना, बेहतर बनाना। इम्प्रोवाइज होता है यानी कि वो अगर मैं नहीं हूं तो उसकी भी इम्प्रोविजन मैं कर सकता हूं कि मैं ये चीज़ हूं, इम्प्रोवाइज करूं, या फिर बगैर तैयारी के परफॉर्म करना इम्प्रोवाइज होता है। जिस तरह आई नीड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, कि मुझे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी करने की ज़रूरत है, ज़्यादा अच्छी करने की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है। आई इम्प्रोवाइज्ड इन अ पार्टी, यानी कि मैंने पार्टी में बगैर तैयारी के परफॉर्म किया। तो इम्प्रूव होता है बेहतर करना, बेहतर बनाना, इम्प्रोवाइज बगैर तैयारी के परफॉर्म करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें तो मैं जब भी ऑनलाइन आऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग।